जैसे कल आप लोग को टाइम दिए थे कि किताब कॉपी बंद कर दीजिए, आज भी बंद कर दीजिए, ठीक है। 10-15 मिनट केवल जो लेक्चर दे रहे हैं उसको सुनिए, उसके बाद जब एग्जाम्पल पर आएंगे तो आपको मौका देंगे उतारने के लिए, ठीक ना। आज का हम लोग का टॉपिक है, वो टॉपिक है कारक। देखो, कारक का अगर हम लोग परिभाषा लिखवाएं या अभिप्राय समझें तो इसका काम क्या है। कारक का काम क्या होता है कि कारक के पास अपना होता है विभक्ति चिन्ह। क्या होता है? विभक्ति चिन्ह होते हैं। ये जो विभक्ति चिन्ह होते हैं इनको एक और नाम से हम लोग बुलाते हैं, और उस नाम को हम लोग बोलते हैं परसर्ग। उपसर्ग तो पहले से सुने हो, शब्द के पहले आता है, ये है परसर्ग, ये दो वाक्य के बीच में आएगा। अब जो विभक्ति चिन्ह है ये क्या करता है? विभक्ति चिन्ह का काम है कि दो पदों के बीच में संबंध स्थापित करेगा। जैसे इसका का नाम है कि अगर संबंध स्थापित करना हो तो मूलतः 3 चीजों से संबंध बनते हैं। एक, संज्ञा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि जहां संज्ञा को नहीं रखना हो तो उसके बदले में क्या रख सकते हैं? सर्वनाम, ठीक है। रोहित खाता है, अब रोहित को हटा के हमको लिखने का मन करेगा तो क्या करेगा? वह खाता है, यह खाता है, तो यह और वह क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम ये दो पद हैं, और इसमें जो दूसरा पद आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कि वो है क्रिया, ठीक है। क्या आएगा? क्रिया। तो क्रिया के संदर्भ में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को देखना यह है, छोटा सा वाक्य बनाते हैं, ठीक ना। वह क्या है? सर्वनाम। क्रिया खाता है, तो खाता है में खाता क्या है? क्रिया। और है क्या है? सहायक क्रिया, यही ना है। अब हमको बीच में जिस चीज को लाएंगे इसको टर्म में हम लोग कहते हैं कर्म, ठीक है। वह चम्मच, एक वर्ड लिख दिए। वह संज्ञा है या सर्वनाम? सर्वनाम। खाता है, क्रिया है। रह गया चम्मच, एक कर्म है। वह क्या चीज से खाता है? चम्मच से खाता है। तो चम्मच के आगे क्या लगेगा? इस वाक्य को कंप्लीट करिए ना। वह चम्मच से खाता है, यही से जो है ना क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा, ठीक ना। तो वह धनुष से मारता है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लो तो समझते हैं उसको भी। राम ने रावण को मारा। अब देखो, इसको अगर हमको मूल्यांकन करना हो तो राम क्या है? संज्ञा है। रावण कर्म है, ये क्रिया। ये क्या है? मारा, क्रिया है। तो अब संज्ञा को इससे जोड़ने के लिए और इससे क्रिया को जोड़ने के लिए, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, इधर घुस, ठीक है। तो उसमें राम ने रावण को मारा। अब ये जो ने है ना, अरे जो को है ना, यही दोनों है कारक, ठीक है। तो जो शब्दों को जोड़ करके शब्दों के बीच में जो वाक्य के जो रिश्ते हैं जो बना दे, संबंध स्थापित कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करे, संज्ञा या सर्वनाम का जो कर्म के साथ रिश्ता स्थापित करे, तो रिश्ते को स्थापित करने के लिए जिन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है। तो कारक क्लियर हो गया कि कारक किसे कहते हैं? का जो रक, मतलब
वाक्य को बनाने में जो विभक्ति चिन्ह आए वह कारक है। बिना विभक्ति चिन्ह के हम वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। राम रावण मारा, कैसा लगता है? बिना गमछी का आदमी लगता है कि नहीं लगता? ठीक है, तो उसी प्रकार का ये वर्ड हो जाएगा। तो हमको सुव्यवस्थित करना है, तो हम उसको राम ने रावण को मारा। ठीक है, मैंने हिंदी पढ़ा, यह मैं के साथ भी ने लगा हुआ है। मैं क्या है? सर्वनाम है, ठीक ना। तो जो संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ रिश्ता निर्धारित कर दी उसे हम क्या कहेंगे? कारक है। खैर, यहां भी परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, तो हम लोग को भी बहुत ज्यादा दम लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले पेज पर। और अगले पेज पर अगर आएंगे तो हमसे शुरू होगा कि कारक के बताइए कि भेद कितने हैं। तो कारक के भेद होते हैं 8। कारक के कितने भेद हैं? 8 का अपना है विभक्ति चिन्ह। लेकिन सर्वनाम टाइप कहीं मत पूछे कितना सर्वनाम होता है, विभक्ति चिन्ह का कोई नंबर नहीं है ना। कभी पूछ दे कि किसी भी कारक में कितने विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो इसके लिए क्या लिखिएगा? नॉन ऑफ दीज, इनमें से विभक्ति चिन्ह का नंबर थोड़े ना है, भेद का नंबर है ना। और जो आगे हम बोल रहे हैं उसको एकदम तोता मैनालियन रट लेना है, क्योंकि इसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। एक तरफ लिखेंगे कारक और दूसरे तरफ लिखेंगे उसके विभक्ति चिन्ह। देखो, कर्ता ने कर्म को, सबको खड़ा करके क्या सुनेंगे हम? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, आपादान से, संप्रदान को और के लिए और के वास्ते भी हो सकता है ना। ठीक है, उसके बाद कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान से, संप्रदान को के लिए, संबंध का, के, की, रा, रे, ठीक है, संबंध, अधिकरण, अधिकरण में और पर, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में बच कौन गया? 8। 8वां को हम लोग क्या बोलते हैं? संबोधन। इसका है हे, अहो, अजी, अरे, यही सब है, और भी हो सकता है, ठीक ना। तो इसको जिसको याद नहीं रहेगा उसको कारक पढ़ा कोई नहीं पढ़ा सकता है। देखो, व्याकरण में यही सब चीज पहले क्यों पढ़ाया जाता है, कारक वगैरह, क्योंकि आगे हमको जब संधि और समास पढ़ाना होगा ना, तो जिसको विभक्ति चिन्ह बनना है उसको समास को पढ़ाइए नहीं पड़। जब बिना कारक के कोई व्यक्ति समास नहीं पढ़ सकता है, बिना अव्यय के कोई व्यक्ति समास नहीं पढ़ सकता है। तो इसीलिए व्याकरण में पहले पढ़ाया जाता है, बाद में संज्ञा, उधर हम लोग समास और संधि को पढ़ाते हैं। इसका कारण यही है, ठीक है, उसका स्टेप बना हुआ है। बोलिए मेरे साथ, कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान से, संप्रदान को के लिए, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अहो अजी। कम से कम 5-6 बार हम कल किसी को भी खड़ा करा करके
पहले पूरा सुन लेंगे एकदम की आंख बंद करके बोलिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की रारे री, संप्रदान को के लिए, जैसे भी याद हो आपको, लेकिन एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मैच करता है। अब मैच में क्या दिक्कत है, खेल अब शुरू होगा। ये तो हो गया नॉर्मल बेबी वाला, ठीक है। तुम लोग को उदाहरण में सब घटियापन यहां पर आएगा कि कौन अच्छा से पढ़ के आया और कौन घटिया तरीके से पढ़ के आया। क्यों, रिश्ता चेंज हो रहा है। यहां पर है ने, सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि कहीं पर ने नहीं रहेगा, फिर भी पहचान तुमको करना पड़ेगा कि कौन कारक है, ठीक है। तो उसका क्या तरकीब होना चाहिए। दूसरा, अब देखो को यहां भी है और को कैसे तय करेंगे किसका को है, को है ना दिक्कत। वाक्य में मिलेगा मां ने बच्चों को मिठाई दी है, अब को अंडरलाइन है, बताइए कौन कारक है। तो कैसे तय करिएगा कि इसका वाला है कि उसका वाला है, झगड़ा तो होगा। इसी प्रकार एक ठो से भी है और एक ठो से भी है, ठीक है। मैं कलम से लिखता हूं, से है ना, ये किसका वाला है, कैसे। पिक्चर तो यही से ना हम लोग को बनाना है, ठीक है, कि यही सब इसमें विवाद है, ठीक है। देखो कई बार तो तुमको अधिकरण में ही से क्वेश्चन आएगा इरर पर, कि बाद में लिखा हुआ मिलेगा कि 4 गो अशुद्ध वाक्य, छांटिए कौन सा अशुद्ध है कौन सा शुद्ध है, ठीक है। तो इसका यही उपयोग नहीं है, अभी आगे चल के बहुत जगह उपयोग होना है। इसीलिए इसमें जितने भी विवाद हैं, इन विवाद को अगर आप दूर कर लीजिएगा तो आपका बाकी का काम हो जाएगा, ठीक ना। अब हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके पहले किसके भेद पर जाए, परिभाषा लिखवाएं, कुछ करें, सीधे लौट के आपके एग्जाम्पल पर आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो हमको समझाना है वो हम समझा दे रहे हैं, ठीक। समझाना क्या है, 2 जगह पर चीजें हैं। एक से विभक्ति को लेकर के विवाद है ना। से विभक्ति जो है इसको लेकर के एक करण है और दूसरा आपादान है। तो जो करण वाला से होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जोड़ेगा, जोड़ना, पकड़ना, ठीक है, मिलाना, बनाना, का काम करेगा। और आपादान वाला जो है अलगाव, बिछड़ाव, ठीक है, को दर्शाएगा। अब हम जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा, लवर लिमिट कोई नहीं करेगा। इसके ऊपर हम एक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक ना। कुछ उदाहरण देते हैं और बताना है। हिमालय से गंगा निकलती है, एक कौन सा कारक का उदाहरण है, जरा बताइए। आए, ये आपादान है। आपादान है, मतलब हिमालय से गंगा निकल गई तो हिमालय से चली गई, हट गई, फिर गंगा हिमालय में नहीं मिलेगी। गंगा कोई लड़की के नाम है। आपादान तो तब न होगा जब वहां से हट जाए, उसका रिश्ता खत्म हो जाए, ठीक है। तो गंगा का हिमालय से रिश्ता मतलब कट गया, नहीं कटा है, लगले है, जुड़ले है, तो फिर कौन है।
ठीक है, लेकिन ये भी गलत है। देखो, नियम के अनुसार ये अलगाव हुआ, क्योंकि गंगा किसी स्थान का नाम नहीं है। गंगा एक जल का स्रोत है, और स्रोत वहां से निकल करके बह के बंगाल की खाड़ी में आ रही है, तो संबंध उसका कट ही रहा है। ये अलग बात है कि स्रोत अनवरत बना हुआ है, ठीक है। तो ये अलगाव तो है, आपादान तो होगा, लेकिन इसके लिए एक नियम है कि अगर कोई भी वाक्य में आप ये देखें कि उसे सीखना, तुलना कर रहे हो, तुलना मतलब जैसे क्या नाम है तेरा, हाँ, पुतुल मयूरी से सुंदर है, एक एग्जाम्पल है। अब इसको किस में रखेंगे, देखो मत अपनी तरफ, समझ लो, ठीक है। तो बताओ कि इसमें कौन सा, इसमें तो ना अलगावे हो रहा है ना बिछड़ावे हो रहा है ना। तो इसको कहां ले जाके रखेंगे, ये आपादान है। तुलना करने के लिए जब से को लाएंगे किसी के लिए, तो वो किसका उदाहरण होगा, आपादान का होगा, ठीक ना। अगर घृणा करने के लिए लाए हैं तो भी आपादान होगा, उससे लज्जा करना हो तो भी आपादान होगा, उद्गम, किसी भी नदी का उद्गम का जगह बताना हो तो वो भी आपादान होगा। ये उद्गम वाला फार्मूला से आपादान, ठीक है। गंगा का अलगाव नहीं हो रहा हिमालय से, ठीक है, उद्गम हो रहा है। तो ये सामान्य तौर पर देखोगे तो गंगा का जो जल धारा है, अगर एक जलधारा का नाम गंगा है, ये निकल के बह रही है, तलगा हुआ, लेकिन वो स्रोत कभी बंद ही नहीं हुआ, तो लगा हुआ, क्योंकि वहां से जुड़ी हुई नहीं रहेगी तो स्रोत आएगा कैसे। तो इसके आधार पर इसका फैसला नहीं होगा। इसके लिए नियम याद रखना होगा कि जब कोई शब्द से उद्गम का बोध हो तो हम उसे आपादान में ही, ठीक है। खिल बाकी अगला उदाहरण, ठीक है, एकदम सोच समझ के, कोई लवर लिवर नहीं। वाह, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, जैसे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। कौन कौन बताना चाहता है, बोलो। ये आपादान है, मतलब कुल्हाड़ी छोड़ दिया, कुल्हाड़ी अलग हो रहा है, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, ठीक है। करण, आपादान, करण, तुम आपादान में हो, कौन करण में है, ये करण में है, भी करण में है, ये करण ही है। अरे वह कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी को ना पकड़ा है कि पेड़वा को पकड़ेगा, वह कुल्हाड़ी से किसके साथ लगा हुआ है, कुल्हाड़ी के साथ। तो आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी नहीं है, दांत से काट रहा है कुल्हाड़िया फेंक के। वह कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी पकड़े रखेगा तभी ना वृक्ष काटेगा, वृक्ष के साथ से नहीं ना है, कुल्हाड़ी के ना साथ से आया है। तो बिना कुल्हाड़ी को पकड़ ले कोई आदमी कैसे वृक्ष को काटेगा। तो कुल्हाड़ी से उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है कि छूट गया, जिसको हाथ में पकड़े हुए हो जुड़ाव है कि छुड़ाव है, तो कौन कारक होगा, कोई डाउट। इसमें कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है, ठीक है। वह पकड़े हुए हैं, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वह कुल्हाड़ी नहीं पकड़ेगा तो वृक्ष किसे काटेगा। तो वृक्ष काटता है, तो बात का सेंटेंस है, से विभक्ति किसके साथ जुड़ी हुई है, कुल्हाड़ी के साथ जुड़ी हुई है ना। तो कुल्हाड़ी के साथ रिश्ता जोड़ने वाला है, ठीक है।
अगला उदाहरण, बिल्ली छत से कूदी। सोच समझ के बोलना। ऑनलाइन सोनी कुमारी अपादान। ये बताओ, बिल्ली छत से कूदी क्या है? अपादान है। कैसे? बिल्ली छत से कूदी यानी छत से उसका संपर्क टूट गया। एक बार कूद के देखो। बिल्ली छत से कूदी, ठीक है, ये अपादान है। बिल्ली छत से कूद गई यानी उसका संबंध छत से, वो गिर के मर गई, क्या हुई, से हमको क्या लेना देना है? हमको तो वाक्य का ना डिसीजन करना है, ठीक है, वो सही है। लेकिन अगला जो हम दे रहे हैं ना, उसको समझो। ये तो ठीक है, बिल्ली छत से कूदी, आप लोग के अनुसार ये क्या है? अपादान है। मेरे अनुसार भी छत से, कोई नहीं बोलेगा, उतरी हुई लता। क्या होगा? सोच रहे हैं। जब तक तुम लोग सोचो, हम ऑनलाइन वाला को देखते हैं। मंजू भी लिख रही है करण, गायत्री करण, रितु करण, चलो करुणा करण, ललित, सब करण है। लता लड़की है। लता अगर लड़की है तब क्या होगा? ऑनलाइन वाला बदल दिया न्यूज, देख लो यहाँ से, सरोज पहल अपादान, हल्का अपादान। देखो ये एक कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। अगर लता कोई लतिका है, पेड़ पौधा है, झाड़ी है, अगर वो छत से है, ठीक ना, तो वो लतर है, वहां से झूलते हुए लटकी, तो छत से उसका संपर्क नहीं है। और अगर ये लड़की है लता, तो जब छत से उतर गई तो लड़की का संपर्क छत से टूट गया, तो क्या हो गई? लेकिन एग्जाम में कैसे पता करेंगे हम लोग कि लड़की है कि लतिका है? ठीक है, तो छत से उतरी हुई लता, इस सेंटेंस का भाव लड़की का है, ठीक है। लता के जगह पर उसको लतिका बोलते हैं, और उतरती नहीं है लतिका, लटकी हुई रहती। हिंदी ग्रामर के अनुसार जो लता है ना, वो लटकी हुई रहती है, उतरी हुई नहीं रहती है। किसी भी घर में देखी हो ना, सब्जी उब्जी झांकी उखी जो डाल के रखती है, तो उससे वो लटका हुआ रहता है कि उतरल रहता है? उतरने के लिए उसको सीढ़ी देते हो, नहीं ना देते हो। तब अगर सेंटेंस को भाव पर ही समझना हो, तो सेंटेंस के भाव लड़की प्रेरित है, ठीक है, क्योंकि लता जो है वो शब्द का जो बोध हो रहा है, उतरना शब्द जो है, उतरना का मतलब होता है सिस्टमेटिक, स्टेप टू स्टेप, और एक होता है झूलता हुआ, लटका हुआ, वो अलग चीजें हैं। अब यही हम बोलते हैं छत से झूलती हुई लता, तो आप आराम से बता सकते थे कि कौन कारक है ना। यही सब काम करना है। व्याकरण खाली पढ़ के जाएगी ना कि लिखवा देते ना कि लिखिए अपादान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, इसमें जो
से होता है, वो अलगाव को दिखाता है, और दो वाक्य लिख लो तो इसे कभी नहीं याद रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग लेकर के आते हैं। बंदूक से गोली छूटी, भी बताइए, कल बेचारा को गोली मारा गया, बंदूक से गोली छूटी, क्या है? अलग हो गई गोली बंदूक से। छूट गई मतलब क्या नाम है तेरा? हाँ, अलका चाकू से सब्जी काटती है, पशु से काटती होगी तो हमको भला बुरा मत बोलो, काटती है। अब बताओ कि कौन सा? हाँ, चाकू पकड़ेगी तभी ना काटेगी, लड़िया अलग है, तो चाकू से उसका संपर्क नहीं रहेगा तो सब्जी कैसे कटेगा? ठीक है, अलगाव नहीं। चलिए, अब हमको नहीं लगता है कि आप लोग को इधर कोई दिक्कत होने वाला है, खास करके से वाला मैटर हम लोग सोल्व कर लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं को वाला। ठीक, अब अगर को वाला में हम जाएंगे तो दो ठो को है, एक संप्रदान का भी है को, और दूसरा कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म का भी विभक्ति चिन्ह है को। ठीक है, लेकिन जो कर्म का को है ना, इसका मतलब ये होता है कि जिस पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसका को है। ए कुछ देने के संदर्भ में, ठीक है। अब उदाहरण, इसका ये रूल है, हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तुम लोग को बताना है। मां ने बच्चे को मारा। ठीक है, यह मां करता है, थपड़ा तुहे रही है। ठीक है, मां करता है, मारना क्या है? किसको मारा जा रहा है? तो बचा हुआ कर्म, तो क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो क्रिया का फल, क्रिया क्या है? क्रिया है मारना, इसका फल किसको मिल रहा है? बच्चा को मिल रहा है। तो जो इसके साथ है को है, वो किसका को होगा? हो गया। अब सेम इसी से लिखते हैं, मां ने बच्चे को मिठाई दे। ठीक है, जब कुछ देने लेने के सेंस में इसका प्रयोग करेंगे तो किसके लिए हो जाएगा? ठीक ना। एक का मतलब होता है कि उसने, राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, क्रिया क्या था? मारना। किसको मारा? तो क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ा? रावण के ऊपर। तो रावण के साथ कौन विभक्ति चिन्ह है? को विभक्ति चिन्ह है, कर विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, तो उसके साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है? ठीक है, कर्ता ने, कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह है, राम ने, रामे ने करता है। कर्ता कौन? जो क्रिया करे, मारना क्रिया है, कौन मार रहा है? किसको मार रहा है? तो फल है रावण, करता है राम, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता राम के साथ क्या लगा हुआ है? ने। राम ने रावण को मारा, एकदम इसको ठीक से समझ लो। मारना क्या है? क्रिया। मार कौन रहा है?
ये क्या कहलाएगा? और रावण तब क्या है? कर्म। तो कर्म के साथ कौन सी विभक्ति चिन्ह लगती है? को। और कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है? ठीक है, तो राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? कर्म। कर्ता ने कर्म को, कर्मे का उदाहरण हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख दिए कर्म कारण। अगर इसी के जगह पर दूसरा वाक्य लिख देते, राम ने रावण को लंका दी, तो किसका उदाहरण हो जाएगा? क्योंकि किसी को कुछ देने के लिए दिए जाने के बोध में बोध करा रहा है, ठीक ना? तो अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो, तुम लोग को जो ये टॉपिक है ना, उसमें कोई लोचा नहीं है। विवाद कहां कहां था? विवाद कर्ता पर नहीं था, विवाद था तुम्हारा कि कर्म का भी विभक्ति चिन्ह है को, और संप्रदान का भी है, और करण व अपादान दोनों का है से, तो ये दोनों पहचानने चले आए, ठीक है। में और पर कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। लिखिए अब यहां से 10 उदाहरण पहले, ठीक है। रेडी? चलिए अब प्रैक्टिस सेशन का टाइम आ गया, जितना सिखाए हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 1, अजी अकेले अकेले क्या खा रहे हो? लिखो ना, शर्मा क्या ले रही? अजी अकेले में तुम क्या खा रहे हो जो हमें नहीं खिला रहे हो? लिख लिए? अगला दूसरा नंबर, गंगा में नाव चलती है। नंबर 3, मेरी पुस्तक अच्छी है। जरा तिल्ली से दिया जलाओ। पांच, उस जगह एक सभा होने जा रही है। छात्र कक्षा से निकल गए। अभय ने अंजलि को प्यार भरा खत लिखा, पता नहीं क्यों लिखा।
किसी से प्यार मत करना। जिसको प्यार से नफरत होगा वो झगड़ा भी लिख सकता है। हमारे तरफ से कोई रोक टेक नहीं है। हे भगवान, हे भगवान, हमको भी कुछ दो। घर की छत पर मोर बैठा है। पैसे संदूक में रखे हैं। पैसे संदूक में रखे हैं। पुतुल ने मयूरी को जी भरकर गाली दी। इन लोग एक दूसरे की तरफ देखेगा नहीं। ये भिखारी को वस्त्र दो। मैं अपने पैर पर खड़ी हूं, आंख मत दिखा। आंख मत दिखा जरा। दिल का बात लिख दिए क्या? अभी खड़ी नहीं हो, पास कर लो तब खड़ा। चलो अब हम लोग लौट के आते हैं पहले एग्जाम्पल से। अब फटाफट आंसरिंग कर लो। अगर तुम लोग सीख ली होगी तो बन जाएगा, नहीं सीखी होगी तो नहीं बनेगा। कहता है अजी अकेले में तुम क्या खा रहे हो? ये अजी क्या है? किसके लिए? पति के लिए। अजी और किसको बोलेगा? बाबू को। एक किसका एग्जाम्पल है? संबोधन का, ठीक ना? चलो दूसरा, गंगा में नाव चलती है। गंगा में नाव चलती है। देखो, कर्ता ने कर्म को कारण से, आपादान से, संप्रदान को के लिए संबंध काके की अधिकरण। गंगा में किसका उदाहरण है? अधिकरण का। पहले रटो, जो बोले हैं सो रटना ही है। किसका उदाहरण होगा?
अधिकरण का। कहता है मेरी पुस्तक अच्छी है, रा रे रे का के की, किसका है? पढ़े हो ना? संबंध का के की, रा रे रे, में रा, में री, में रे, रा रे री नहीं है, ठीक है? तो ये किसका उदाहरण है? संबंध का उदाहरण है। अब सोच रही है कि तखन लिखने नहीं दिए, विभक्ति चिन्ह में लिख लेते तभी टप टप बोलते कि नहीं बोलते। लेकिन सबके हाथ में नोट्स है ना, खोल लो आप खोल लो, ठीक है? आप खोल के सामने रख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, जरा तिल्ली से दिया जलाओ। तिल्ली से दिया जलाओ। देखो उसमें जरा लगा हुआ है ना, तो संबोधन भी हो सकता है। जरा ठहरो, तो जरा क्या है? संबोधन भी है। तो पहले उसमें क्या लगा हुआ है? ठीक है। अब मान लो संबोधन ऑप्शन में नहीं है, तब क्यों करण होगा? मतलब तिल्ली से, तो तिल्ली को पकड़े रहेगा तभी ना से होगा। तो पकड़ा हुआ है मतलब कौन है? करण है। इसका एग्जाम्पल हुआ, या तो जरा के हिसाब से देखेंगे तो संबोधन, और अगर संबोधन नहीं है तब क्या बोलेंगे? करण। हाँ, तो जरा फिर संबोधन नहीं रह गया, ठीक है? तिल्ली से जरा दिया जलाओ, तो संबोधन नहीं है, तो प्योर करण है। लेकिन तिल्ली से, तो तिल्ली हम लोग पकड़ेंगे तभी ना दीवार को जलाएंगे, ठीक है? घर में थोड़े ना आग लगाना है कि फेंक के जला देंगे, ठीक है? आगे देखो, उस जगह एक सभा होने जा रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको सॉल्व करो। बोलिए। सुनो, शुक्रवार को मैं फ्राइडे को मैं वहां पर हूँ। हाँ ठीक ठीक, इसीलिए बोल दिया कोई नया प्लान होगा। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक ठीक, ओके, ठीक, ओके, ठीक है। देखो, तो इसमें हुआ, उस जगह एक सभा होने जा रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, न नी है, न का है, न को है, न कुछ रही है। वो तो क्रिया है, एक्सिलरी वर्ब है। उस रही है, कभी भी पढ़ाए हैं हम, विभक्ति चिन्ह में से नाम को चुनना है। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पर, संबंध कहा के किनारे है कोई वहां? राइट, वेरी गुड। यहां एक बात छुपी हुई है, उस जगह पर एक सभा होने, ठीक है? यहाँ एक हिडन वर्ड है जो किसी को नहीं दिखे। उस जगह एक सभा होने नहीं जा रही है, उस जगह पर एक सभा होने जा रही है।
और में और पर किसका विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण का। खेला हो गया ना, यही तो चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां ऐसा कोई वर्ड आएगा, ठीक है, वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है। वह संध्या समय गंगा किनारे पता नहीं क्या करे जाता है, हम लोग को तो उसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन वह संध्या समय, यहाँ में नहीं है लेकिन में छुपा हुआ है। वह संध्या समय में गंगा किनारे जाता है, लेकिन में सुत गया है, साइलेंट है। ठीक है, तो हमने उसको बोल दिया वह गंगा, वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, लेकिन यहाँ वाक्य में विभक्ति चिन्ह सोया हुआ है, उसका नाम है में। यहाँ पर कौन सोया हुआ है? पर ना, इसको ध्यान रखना है। चलिए, छात्र कक्षा से निकल गए, रिश्ता टूट गया कक्षा से, फिर नहीं आइएगा। ओके, आज के लिए टूट गया, फिर कल आएंगे, फिर रिश्ता जोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये होगा क्या? आपादान। चलो ठीक है, आगे। अभय ने अंजलि को प्यार भरा खत लिखा। इसमें होता क्या, कितना आदमी से हम इसको पूछते हैं तो सोचने लगता है कि प्यार के खत लिखने में तू क्या रिप्लाई दे, ये नहीं सोचना। रिप्लाई की चर्चा मत करो, इस वाक्य का चर्चा करो। क्या होगा? अभय ने अंजलि को कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्ता कारक भी हो सकता है या कर्म कारक भी। ये ऑप्शन देखने के बाद हम लोग चुनेंगे कि किसको रखना है। हो गया बात? ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब दोनों रहेगा। अगर दोनों रह गया तो कोई उपाय हमारे पास भी नहीं है। ठीक है, वैसे में एग्जामिनर बोलेगा कि जिसका सब का से एक नंबर मिल जाएगा। तो लोग में कटता नहीं है कि एक क्वेश्चन कम करके नहीं दिया जाएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम में है, सबको एक नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, गलती सही सब। भगवान करे ऐसा दिन ना है। किसी से प्यार मत करना, तो बड़ा भारी सलाह दे रहा है, धोखा में खाया हुआ आदमी होगा तब ऐसा बोल। ये अलगा बता रहा है ना। किसी से, ऑनलाइन वाला के एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है उन लोग भी। क्या बोले, घर में सोच के बोलेगा जरा ठीक से नहीं बोलेगा। अगल बगल में पति होंगे तो पूछ के भी बोल सकते हैं। आपादान, आपादान, सब आपादान। आपादान, किसी चीज के लिए मना करना, किसी से ईर्ष्या मत करो। ठीक है, किसी से प्यार मत करो, किसी से मान मनोबल मत खोजो। ठीक है, ऐसे वर्ड आए तो आपादान का एग्जाम्पल है। आगे, हे भगवान जरा हमको भी कुछ दो। ये सबसे आसान है, आप लोग इसको देख के तुम लोग का मन खुश हो जाता है।
घर की छत पर मोर बैठा है। पर किसका विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण। पैसे संदूक में, घर की छत पर विभक्ति चिन्ह है। घर की यहाँ क्रिया का फल नहीं ना पड़ रहा है, वहां कर्ता कुछ करेगा तब ना। यहाँ छत पर मोर बैठा है तो कर कथी रहा है? क्रिया का फल नहीं ना, इसलिए नहीं रखेंगे। पैसे संदूक में रखे हैं, ये भी अधिकरण है। में और पर उसी का ना विभक्ति चिन्ह है। ठीक है। पुतुल ने मयूरी को जी भर कर गाली दी। ठीक है, कर्ता भी है और इसमें कर्म भी है। अगर देखो कभी इसका एग्जाम्पल बता रहे, एग्जाम क्या पूछता है, एग्जाम में तुमको यहाँ अंडरलाइन कर देगा। अगर कर्ता और कर्म दोनों दिया हुआ है ना, तो एक अंडरलाइन कर देगा और लिखेगा कि रेखांकित पद कौन सा कारक है। तो आपको स्पष्ट एक ही उत्तर देना है। ठीक है। अगर नहीं दिया है कि वाक्य किस श्रेणी में है तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा। भिखारी को वस्त्र दो, यहाँ कौन है? को है ना जी। कर्ता ने कर्म को और संप्रदान को के लिए। अब दोनों में से कौन होगा? क्या होगा? एक जोर से बोलो। आधा इंतजार करता है, वो बोलेगी तब हम बोलेंगे। भिखारी को वस्त्र दो, मतलब भिखारी को कुछ दिया जा रहा है, भिखारी को कुछ सौंपा जा रहा है। मतलब किसका उदाहरण होगा? किसका होगा? पक्का? कर्म को मिटा दे तो रहिएगा कैसे? आपका कर्म है ना, आपके साथ रहेगा। आगे बढ़िए। मैं अपने पैर पर खड़ी हूं, आंख मत दिखा जरा। ये तो जरूर कोई गर्लफ्रेंड बोल सकती है। मैं जी अनिकेत, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है? मैं अपने पैर पर खड़ी हूं, क्या होगा? अधिकरण है। चलो, तो आज ये सीखने का दिन था। कल इसका परिभाषा और व्यवस्थित रूप से उदाहरण के साथ इसमें बताएंगे कि क्या क्या एक्सेप्शन होता है, अपवाद कहाँ होता है, नहीं होता है। लेकिन अब तुम लोग लिखेगी तो तुम लोग सबको समझ में आएगा। ठीक है। अब वैसे लिखवा देते ना कि अपादान का परिभाषा लिखो, करण का परिभाषा लिख लो। हम लोग को परिभाषा से कोई मतलब ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में परिभाषा का कोई रोल नहीं है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम्पल, ठीक है, कि बताइए कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो 8 कारक का विभक्ति चिन्ह को और किस नाम से बुलाते हैं? परसर्ग। ठीक है। किस कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह है? तो कल आप लोग की ड्यूटी लगी है कि रट करके आइएगा, अगर बेइज्जत नहीं होना चाहते हैं। ठीक है। और स्वाभाविक है कि पूरा याद करके आइएगा तो अच्छा मेकअप करके आइएगा, बोलिए देंगे सब कुछ।